अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लाइव इंटरव्यू सीरीज में मुनीम बातूनी। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जानेंगे उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बताता चलूं। नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद आपको हमारी स्क्रीन पे उनका नाम पूरा नजर ना आए, लेकिन मैं उनका नाम पूरा आपको बता दूं। उनका नाम है मुकर्रब इकबाल ये मुस्तफ़ा। और ये मुकर्रब इकबाल मुस्तफ़ा के मायने क्या हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई शख्स अपने नाम के मायने बदलता है। तो इनसे इनके नाम के मायने जानेंगे, इनका काम जानेंगे, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। और एक छोटा सा इसके बारे में अगर मैं इनके बारे में बता दूं आपको, ये एंटरप्रेन्योर है। तो कैसे एंटरप्रेन्योर बने ये, इसकी स्टोरी से सुनेंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है ये इनके बेसिकली लाइफ जर्नी और सक्सेस स्टोरी की तरफ माइल रहेगा ज्यादातर। तो मैं बगैर किसी ताकीद के आज के हमारे गेस्ट मिस्टर मुकर्रब साहब को खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रब। वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रब भाई, सबसे पहले कैसे हैं आपको मैं मुनीब, आप तहे ठीक दिल हैं? से खुशामदीद कर। मैं बहुत जबरदस्त, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिटफाट। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरे शो में तशरीफ लेकर आए। तो पहले अपने हालात और वाकयात बताएं, बिल्कुल खैर आफियत से। बिल्कुल जी, खैर-ओ-आफ़ियत से हैं और सेहत तंदुरुस्त हैं। अल्लाह ताला की बहुत रहमत है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद से हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एजुकेटेड परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है बानिस्बत कुछ दूसरे शहरों से। तो यहाँ पे लोग एसओपीज़ का ख़्याल ज़्यादा रख रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा कोविड जो है वो नहीं फैला बाकी सिटीज़ की निस्बत, जैसे हमारे लाहौर और कराची में फैला है। तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाए हमारे पाकिस्तान के लिए। वैसे भी अब डिक्लाइन हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द हमारी जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह, लेकिन इस एसओपीज को फिर भी फॉलो करना होगा और ये बिल्कुल हमें करना बिल्कुल जी, चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही इसी है। में हमारी बेहतरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुकर्रम भाई, सबसे पहले मैं आपका तारुफ भी बाद में पूछूंगा। सबसे पहले अपना नाम पूरा बताएं और इस नाम का मायने। सही, मेरा नाम है जी मुकर्रब इकबाल मुस्तफ़ा। इकबाल डॉट ई डॉट मुस्तफ़ा वाला। और मुकर्रब का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ताला ने यूज़ किया है दो लोगों के लिए, एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दूसरा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए। और इन दोनों जो हस्तियां हैं इनके लिए लक़ब का जो यूज़ करने का पर्पस था वो ये था कि बताने के लिए कि ये मेरे बहुत करीबी हैं। जैसे फरिश्तों में बहुत करीबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, वही का काम करते थे, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुकर्रब का मतलब कुर्ब से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है करीबी। गुरबत से। इकबाल का मतलब होता है रोशन सितारा और मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुना हुआ। तो अल्लाह ताला का चुना हुआ रोशन सितारा मेरे नाम का मतलब बनता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा नाम, मुकर्रब थैंक यू। इकबाल मुस्तफ़ा। और बहुत अच्छा लगा आपका नाम। और काइंडली ये नाम पूरा लिखा करें, इससे ये होता है कि आपके नाम, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के मैं नाम सुनता हूँ। तो सही दिल को सही। एक तसल्ली सी, एक अच्छा लगता है। अच्छा बिल्कुल। मुकर्रम भाई, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाएं जी। कि मुकर्रब साहब कौन है, सही कहाँ रहते हैं और सही। जी, मेरा तल्लक जो है वो इस्लामाबाद से ही है। और पैदाइश मेरी यहाँ पर हुई, लेकिन मेरा जो होम टाउन है वो है ननकाना साहब। बहुत सुना होगा आपने, वो आजकल तो जी जी। ट्रेंडिंग भी है वो। ननकाना साहब से मेरा जो वो होमलैंड करतारपुर। है मेरी, और जो मेरी पैदाइश है और जो मुकामी हूँ मैं इधर इस्लामाबाद का ही हूँ। और सही। इसके अलावा मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, जो मैंने स्टार्ट लिया फ्रॉम नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 5 तक, वो एजुकेशन मैंने हासिल की है पीएएफ चकलाला से, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्कूल है। वालिद साहब की वजह से, मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे। और उसके बाद जो है मैं अपनी एजुकेशन को खैराबाद कह दिया, और एक रस्मी सी तालीम नहीं होती, बस गए, हाजिरी लगाई और वापस आ गए। कुछ इस तरह का चक्कर रहा मेरे साथ। मैं आ गया था बिजनेस फील्ड में वाला साहब के साथ। वाला साहब जो है मेरे रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक स्कूल बनाया, और स्कूल के बाद उन्होंने बिजनेस में जो है वो कदम रखा। और मेरे दादा अबू एक किसान थे, कोई बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन मेरे वाला साहब जो है वो इस फील्ड के अंदर पहले थे।
बिजनेस के अंदर। उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत इस्लामाबाद के अंदर एज एज पे रहा, और काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद में जानते हैं मेरे वाले साहब को उनके बिजनेस नेम से। मैंने उस बिजनेस में आया और स्टेप इन किया वाले साहब के साथ। बहुत कम एज थी मेरी, लाइक 12 साल एज होगी मेरी उस टाइम पे। और मैंने उसके अंदर स्टार्ट लिया, और 2-3 साल उस काम को करने के बाद जब मुझे समझ आई कि बिजनेस होता कैसे है और कैसे है, मेरा इंटरेस्ट बना और मैंने सोचा कि बस एजुकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, और बंदे को बिजनेसमैन होना चाहिए। इसमें पैसा आपको मिलता है, फेम आपको मिलता है, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देती है, और पढ़ लिख के तो नौकरी करनी है कुछ पैसों की। मतलब इस तरह के थॉट्स थे मेरे बीइंग बिजनेसमैन। उस चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने जो है वो स्टार्ट लिया अपने बिजनेस का। तकरीबन 3 साल मैंने उस बिजनेस में रहा, और उसके बाद मैं जो है वो मूव करना शुरू हुआ बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। मेरे वाले साहब के पास काफ़ी सारी शॉप्स थी, 4-5, जिनमें से ज़्यादा खाली रहती थी। तो मैंने एक शॉप के अंदर जो है वो मोबाइल का बिजनेस, पहला बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया अपना ज़ाती, वो मोबाइल का किया। और उस बिजनेस के बाद मैं जो है स्टार्ट लिया मैंने जूतों का बिजनेस, फिर इंडियन ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक्स का, लेडीज बैग्स का। लाइक मैं जूं जूं बिजनेस को समझना शुरू हुआ, मैंने उसे मल्टीप्लाई करना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा था कि एक वक्त में मैं 3 शॉप्स ला रहा था, अकेला बंदा। लाइक मैंने 2 मुलाजम रखे हुए थे साथ, एक शॉप पे खुद बैठता था, 2 शॉप्स उन्हें उठाता था, बिल्कुल 7-7 शॉप्स थी, और मैं उनको जो है वो डील कर रहा था। कुछ टाइम के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, कारोबार नहीं है, आपको अगर जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ चाहिए। फिजिकल ग्रोथ के अलावा एक ब्रेन की ग्रोथ होती है, जैसे रेहान भाई अक्सर जिक्र करते होते हैं, सोल की ग्रोथ। तो वो वाली ग्रोथ जो है वो आपको एजुकेशन देती है, आप में लॉजिकल थिंकिंग जो है वो एजुकेशन से आती है। और मैंने तकरीबन 1 साल सोचा कि मुझे जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। इस ड्यूरेशन में मैं जस्ट, जिस तरह होता है एक स्कूल का साहब, गए गए ना गए ना गए, इस तरह था। और मैंने जो है वो मिडिल पास की 2008 में, सॉरी मैट्रिक पास की 2008 में। 2010 के अंदर मैंने जो है वो आईकॉम पास की, और फिर मैंने जो है बैचलर किया, वो मेरा 2012 में कंप्लीट हुआ। और मैंने सोचा कि बस सफिशिएंट जो है वो मेरे पास नॉलेज आ गया है, और इतनी जो है ना बैचलर की डिग्री काफ़ी है मेरे लिए। और 2012 तक मेरे जहन की ग्रोथ इतनी की थी और मुझे ये अच्छा लगा। मैंने फिर एजुकेशन छोड़ दी, और अब मेरे जहन में आया कि एजुकेशन हासिल कर लिया, अब इसको जो है वो कहीं पे आजमाया भी जाए, कोई जॉब ढूंढी जाए। और वाला साहब से मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, तो वाला साहब ने मुझे कहा कि क्या करोगे जॉब करके, जितने पैसे तुम्हें जॉब से मिले उतने पैसे मुझसे ले लो और दुकानदारी करते रहो। मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं, मुझे जो है वो आजमाना है, और मैंने सीवीज ड्रॉप करना शुरू की। और मुझे जो है एक जगह पे जॉब मिली, एक होटल था, उसके अंदर एज ए रिसेप्शनिस्ट की, बैचलर करने के बाद एज ए रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। और तकरीबन 10-11 घंटे की ड्यूटी लग रहे थे वो मेरे से, और टोटल खड़े रहना था, चेयर नहीं रखी हुई थी रिसेप्शन पे। और बड़ा मशहूर इस्लामाबाद का होटल है, नाम तो मुझे लगता है मुनासिब नहीं है उसका। अच्छा, उसके बाद मैंने वो काम किया, और तकरीबन 6 माह काम करने के बाद मैंने कहा नहीं, कोई बैठने वाली जॉब होनी चाहिए। मैं एक जो है मनी एक्सचेंज की फर्म है इस्लामाबाद की, ग्लोबल के नाम से, उसमें मैं गया, और वहाँ पर भी मुझे कैश काउंटर पे जॉब मिली, लेकिन वो बैठ के करने वाली थी। और फिर वाले साहब ने जब मेरी हालत देखी कि ये तो जिद ही पकड़ गया कि बस अब ये जॉब ही करेगा, वाले साहब ने एक सरकारी इदारे में बात की, और मुझे जो है एक जगह पे जॉब के लिए भेजा कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप करो, समझ आएगी। तो इस इदारे की इंटरनल भर्तियां होती हैं, मतलब पब्लिक पे नहीं होती, इसकी इंटरनल भर्तियां होती हैं, और अपनी चॉइस की भर्तियां होती हैं, तो आपको यहाँ पे भर्ती कर लिया जाएगा। तकरीबन 4 माह वहाँ पे इंटर्नशिप की मैंने, और बस फिर मुझे समझ आ गई कि नहीं, बिजनेस जो है वो 1000 दर्जे बेहतर है बानिस्बत के मैं सारी जिंदगी जॉब्स करूं। अब उस बिजनेस पे वापस जाते हुए मुझे वो आर फील होती थी कि लाइक वो सारे अनपढ़ हैं मेरी सोसाइटी के लोग, और मैं उनमें पढ़ा लिखा कैसा फील करूंगा। तो मुझे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का शौक आया। फर्स्ट मेरा जो था 2014 के अंदर स्टार्टअप, वो था मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड। मैं था और एक पार्टनर मेरा और था, उसको एक्सपीरियंस था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने कहा जी इन्वेस्टमेंट लेके आओ,
और हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, और मैं हैप्पीली उसके साथ ज्वाइन हो गया। खैर प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि मैंने जो वहां से चीजें सीखी हैं वो मेरे अभी तक लाइफ में काम आ रही। उसके बाद मैंने 2015 में राइज मॉम के नाम से एक स्टार्टअप खोला। मैं और मेरी सिस्टर दोनों जो थे उसके को फाउंडर थे। और उस स्टार्टअप को मुझे जो है वो उसकी वजह से मुझे जो है ना मार्केट में बहुत सारा फेम मिला और बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली। लाइक एंटरप्रेन्योर होने के नाते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि जी मैं मार्केट में कुछ न्यू चीज लेके आऊँ, कोई इन्वेंशन लेके आऊँ, कोई वक्री गिद्दड़ सिंगी सोसाइटी को दिखाऊं जो कि पहले अवेलेबल ना हो, तो मैंने जो है वो वाली चीज उधर से अचीव की। मतलब मैं आपको बताता चलूँ, जो उसमें मेजर 2-3 अचीवमेंट्स मिली। जो एक्सपो होते हैं ऑल पाकिस्तान, उसके अंदर मैं इनवाइटेड था। काफी सारे जो NIC है इस्लामाबाद की, उसके अंदर मुझे जो है वो फ्री रूम, ऑफिस वगैरह सब कुछ फ्री में मिला हुआ था। फिर इसके अलावा कराची एक दफ़ा ट्रैवल हुआ हमारा एक्सपो सेंटर का, तमाम इस्लामाबाद के जो आप कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स थे या जिनके पास कोई यूनिक आइडिया था, उस एक्सपो के अंदर जो है वो मुझे फुली फंडेड कराची घुमाया गया और कराची के एक्सपो सेंटर में जो है वो मैं गया। उसके बाद सरीना में एक सेशन हुआ। इसहाक डार साहब उस टाइम हमारे वजीर खजाना थे और उन्होंने इस तरह की जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट की कि जी लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बूस्टअप किया जाए, पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो है वो लाया जाए। जैसे आजकल वज़ीर आज़म इमरान खान इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उधर गए और उन्होंने हमें काफ़ी सारा जो है वो इनाम दिया और मीडिया में हमारी हाइप क्रिएट हुई और हमारे स्टार्टअप को पर लगना स्टार्ट हो गए। और 2016 तक हम इस काबिल हो चुके हुए थे कि मार्केट में हमें एक नाउन रिकग्निशन मिल चुकी थी और हमने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसके हमारे पास क्लाइंट आना शुरू हो गए थे। और 2016 के अंदर मुझे जो है 1 साल के ड्यूरेशन में ही तकरीबन 11 डे केयर सेंटर इस्लामाबाद रावलपिंडी के मिल गए। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम लोग करते क्या थे राइज मॉम के अंदर। हम लोग डिजिटल करते थे डे केयर सेंटर्स को, डिफरेंट डे केयर सेंटर्स। अभी हमने स्टार्ट जो था वो ट्विन सिटी से लिया था, इस्लामाबाद रावलपिंडी से। इन डे केयर सेंटर्स की लाइव वीडियो स्ट्रीम उनके पेरेंट्स तक उनकी ऐप पे पहुंचती थी। लाइक कि आज मेरे बच्चे ने क्या खाया पिया, ये चीजें उसको स्टेटस में मिलती थी। वो उसकी एक्टिविटी कैसी थी, उसको अगर कोई मेडिकेशन की जरूरत है तो क्या वो उसको प्रॉपर टाइम पे मिल रही थी। इसके अलावा वो लाइव वीडियो स्ट्रीम जो है अपने बच्चे की, जितना अर्सा वो उधर रहता था, जितना टाइम रहता था, उसकी वो देख सकता था अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। हमने उसकी ऐप भी डेवलप की हुई थी और डे केयर सेंटर्स को लाइव भी किया हुआ था। तो मेरे पास तकरीबन 7 से 11 डे केयर सेंटर जो हैं रजिस्टर हुए इन सालों में। उसके बाद एडनबर्ग का जो है स्पॉन्सरशिप आया एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैंने भी अप्लाई किया और को फाउंडर सिस्टर जो थी उसने भी अप्लाई किया। उसको जो है उन्होंने फर्स्ट टर्म में एक्सेप्ट किया और उसको US का फुली फंडेड 1 साल का ड्यूरेशन का जो है फुली फंडेड स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल गया और वो 1 साल वहां पे गुजारे। सेकंड नंबर पे उन्होंने मुझे जो है वो रखा हुआ था और सेकंड नंबर पे मुझे रखते हुए मेरी बारी जो थी वो आ रही थी 2020 मार्च में अभी। और इस 2020 मार्च के अंदर मुझे जो है जनवरी के अंदर उन्होंने ईमेल की कि मैं थोड़ी सी स्टोरी जो है वो लेंथी कर रहा हूँ ताकि डिटेल में समझ आ जाए। उन्होंने मुझे कोई मसला ईमेल नहीं। किया कि जी आप जो है वो तैयार रहें इस काम के लिए और हम जो है आपको मार्च के अंदर बुला रहे हैं। और उनके इंटरव्यूज और उनके जो टेस्ट थे, उनका जो सारी डॉक्यूमेंटेशन थी वो मेरे साथ होगी और सेमीफाइनलिस्ट का स्टेटस जो है वो मुझे उसमें मिल चुका था। सेमीफाइनलिस्ट हो गया मैं उसके अंदर। और देन जो है मार्च के अंदर ये कोविड वाला सिलसिला हुआ और मेरा वो चीज कैंसिल हो गई। अच्छा, इस ड्यूरेशन के साथ साथ जब मैं इधर जो सुन रहे होंगे न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए मैं बताता चलूं कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको स्टार्ट के अंदर अपने एक्सपेंसेस, कंपनी की जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो उसके लिए कास्ट कर रहे हैं, जब भी कोई बिजनेस आप न्यू स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरह की सारी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ रही होती है। तो सारी स्ट्रगल के लिए आपको साथ जो है वो सोर्स ऑफ इनकम या आपके पास इन हैंड कैश जो है वो होना चाहिए। तो इस काम के लिए मैंने अपने वालिद साहब से सपोर्ट जो है वो नहीं ली और मैं इस ड्यूरेशन के अंदर साथ साथ जॉब्स करता रहा। लाइक एक अमेरिकन कंपनी के अंदर मैं जो है वो जॉब की लाइक 15 से 17 तक।
और डिस्टेंस वर्किंग थी। इसके अलावा मैंने एक यूके की रिसर्च कंपनी थी, उसके अंदर काम किया। और जो है अपना क्या कह सकते हैं इसके अंदर, मुझे जो वहां से इनकम होती थी वो मैं अपने स्टार्टअप राइस बॉम्ब के अंदर जो है वो यूज कर रहा होता था, उसको स्टैंड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। और वो बड़ा टफ टाइम जो है वो मैंने फेस किया उस चीज के अंदर। और 2000 जो 15 से 17 वाला ड्यूरेशन है, इसके अंदर मुझे मास्टर्स भी मैंने साथ साथ किया नाइट क्लासेस के साथ। मतलब दिन में स्टार्टअप को टाइम दे रहा हूँ, जॉब को टाइम दे रहा हूँ, नाइट में मैं क्लासेस लेता था। रिफा इंटरनेशनल से मैंने अपना जो है वो मास्टर्स कंप्लीट किया इस ड्यूरेशन में, क्योंकि मुझे एजुकेशन की वैल्यू समझ आना शुरू हुई कि एजुकेशन अगर आपको कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू के टेबल तक लेके जाता है, उससे आगे उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन एजुकेशन जो है वो कम से कम आपकी लॉजिकल थिंकिंग को, आपके एक्सपोजर को भी एक्सटेंड कर रहा होता है। मतलब एक होती है हमारे पास रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। तो मैंने जो रस्मी तालीम है उसके अंदर से गैर रस्मी पहलू जो हमें मिलता है उसको प्रेफर किया, और मैंने इसलिए मास्टर्स किया कि मुझे जो है सोसाइटी के अंदर उठना बैठना, बात करना, ये जो फियर होता है कि शायद वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और उससे बात करते हुए मुझे झिझक फील होगी, इस चीज को कवर करने के लिए इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो मैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करता था। तो 2020 यानी 2020 जनवरी के अंदर मैंने जो अपनी रिसर्च की जॉब थी वो छोड़ी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका। लेकिन वो कोविड की वजह से मेरा सेमीफाइनल स्टेटस जो है वो पेंडिंग रहा, और मैं उधर जो है वो मूव नहीं कर सका। जी मुनीब, मैंने बहुत ज्यादा वैसे बोल लिया, आप बोर ना हो गए हो मेरी बातें सुन सुन के? नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था जब आपने मुझे बताया कि आप मार्च 2020 में यूएसए जा रहे हैं, तो मैं हंस पड़ा कि यार जब आपने यूएसए जाना था तो कोविड 19 आ गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। स्ट्रगल तो करनी चाहिए, डिसर्ट नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा, आपने बैचलर्स किस चीज में किया और मास्टर्स किस चीज में किया, इसके बारे में तो आपने बताया। अच्छा, मैंने जो बैचलर्स किया था 2012 के अंदर, वो बीकॉम किया था। उसके बाद मैंने एक डिस्टेंस लर्निंग पे डिग्री की इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन से रिलेटेड। 15 से 17 मैंने अपना मास्टर्स किया, और इसी ड्यूरेशन में उसी टाइम एचईसी ने नया नया लॉ पास किया था कि आप डिस्टेंस लर्निंग और रेगुलर लर्निंग दो डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने बीएड की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर ली, क्योंकि उसमें सिर्फ जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था असाइनमेंट्स लिखने का काम होता था। बाकी जिन लोगों ने बीएड किया होगा, मास्टर्स करते हुए आपको बीएड करना हो तो आपको बहुत इजी सा लगता है। तो मुझे वो काफी इजी लगा, और मैंने जब उसकी बुक्स देखी तो इजी लगी। मैंने कहा चलो फ्री टाइम में दूसरी बुक्स की जगह इसको जो है वो टाइम देंगे। मैंने एक बीएड किया उस ड्यूरेशन में, और साथ मैंने एमबीए किया। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एजुकेशन हासिल की और आपने बताया कि आपने एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि जब आप लोगों के साथ बैठें, और इस्लामाबाद में इस चीज़ का काफ़ी चीज़ इन है, जब आप बैठें कहीं पे गपशप करने के लिए तो आपके पास ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए, आपने इधर उधर की बोंगियां ही बिल्कुल, मारनी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस डर की वजह से आपने एजुकेशन हासिल की देखें, या बाकी मैं कुछ मैं सीखना मैं चाहते मैं थे। इसका जो है ना आपको बड़ा पोलिटिसाइज सा आंसर दूंगा। इंसान वक्त के साथ साथ ग्रो करता है। बॉडी में भी ग्रोथ होती है और मेंटल ग्रोथ भी होती है। लाइक अगर मैं बात करूं 25 के बाद, तो बॉडी ग्रोथ तो कम हो जाती है, लेकिन मेंटल ग्रोथ इंसान की वो कंटिन्यूस रहती है। तो जो उस टाइम के लिहाज से मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। अब अगर आप पुरानी चीज के ऊपर जज करके करेंगे तो वो मुनासिब नहीं लगेगा थोड़ा सा। सही। अच्छा, अब आपका, आप ने जी जो आप चाहते थे आपने किया, आपने बिजनेस भी किया, आपने एजुकेशन भी हासिल की और अपनी मर्जी की एजुकेशन हासिल की। सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी बिल्कुल फैमिली ऐसे की ही, तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं था, जो आपका बिल्कुल ऐसे दिल ही, चाहा आपने वो किया। उसके बाद आपने बिजनेस भी की, आपने जॉब भी की अपनी मर्जी की, आप बिल्कुल ऐसे अकाउंट ही। की आपने जॉब की, और फिर आपने स्टार्टअप भी लिया माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा स्टार्टअप। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपने जी एंटरप्रेन्योर बन गए आप, हाँ, यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो अब आगे क्या है? कुछ और कोई आइडियाज हैं उस पे काम करना है, या कोई एक एक बंदे का गोल होता है यार, काश अगर मेरे पास इतना कुछ आ जाए मैं ये चीज कर लूं, तो वो कोई गोल सेट किया हुआ है उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल इसी तरीके से यार, मेरा जो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज़ को जब इंसान स्टार्ट करता है
तो डे बाय डे उसके ब्रेन की ग्रोथ होती रहती है, उसको प्रीवियस चीजें जो होती हैं वो जो कुछ उसने सोसाइटी से सीखा होता है उसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। मेरा जो एक ड्रीम है जो कि मुझे राइज मॉम बनाने के टाइम पर मेरे जेहन में आया था कि मैं इसे फ्यूचर में राइज मॉम को इस तरफ लेके जाऊंगा, वही ड्रीम मैं अपना कंटिन्यू करना चाहूंगा, लेकिन वो राइज मॉम की सेंस में जो है वो सिर्फ नहीं है। मेरा जो ड्रीम है वो इस तरह का है कि मैं एक आप कह सकते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर फॉर माय यूथ बनाना चाहता हूँ। आप उसे कह सकते हैं कि एक अच्छा स्कूल जहां पर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मैं दे सकूं यूथ के लिए। ये मेरा जो है वो ड्रीम जॉब है, ड्रीम गोल है कि मैं इस साइड पे जाऊंगा। और जो ही ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन बनी और घर पे मैं बैठना शुरू किया मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो यूट्यूब पे मुंतकिल करता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया और उस पर कुछ लेक्चर्स और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बना के डाली भी। लेकिन मुझे जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था बीइंग एंटरप्रेन्योर, मुझे जो चीज फील होती है कि इंसान को अपनी अच्छी चीजों की, बुरी चीजों की, तमाम चीजों की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो मैंने जो उस चीज के अंदर देखा कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा था कि वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती है, इस काम के लिए यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग जरूरी है, और खास तौर पे जब मैंने कोई मोटिवेट करना है लोगों को तो उसके अंदर कोटेशंस मुझे ऐड करनी पड़ेंगी, उसके अंदर मुझे जो है वो चीजें ऐसी वीडियो के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी जिससे लोगों को पता चले कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, बैकग्राउंड पे स्लाइड्स आनी चाहिए और इस तरह। तो उस चीज के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की। मैंने पॉडकास्ट के चैनल जो है वो सब्सक्राइब किए, 3 4 5 बुक्स जो इस चीज से रिलेटेड हैं कि लोगों को जब आपने बताने जाना है कि आप कैसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस चीज की कमी है, और हमारा जो कंपिटिटर कंट्री में बोलता होता हूँ इंडिया को, कंपिटिटर कंट्री है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है, उसके अंदर जो लोग आईटी फील्ड के अंदर जा रहे हैं वो ज्यादा है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर ये चीज ऐड करनी है। तो हम पाकिस्तान के अंदर इस चीज को कैसे ऐड कर सकते हैं कि लोगों को इसके बारे में गाइडेंस दें। जैसे रेहान भाई, मुझे अच्छी उनकी वीडियोस लगती है, मैं इसलिए अक्सर उनको कोट करता हूँ। रेहान भाई जो है उन जोर दे रहे होते हैं कि आप डिजिटलाइज हों और आप जो है वो यूट्यूब पे आए और यूट्यूब पे लोगों को गाइड करें, बताएं। हम लोग इस चीज में पीछे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग माय ड्रीम, मैं चाहता हूं कि लोगों के अंदर आगाही दी जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद जॉब ना ढूंढें, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, कोई यूनिक आइडिया लेके आए और आप लोगों को जॉब उसके अंदर जो है वो दें, बानिस्बत इसके कि आप खुद अपने लिए जॉब जाके वो ढूंढना स्टार्ट करें। आपने बात बहुत अच्छी की और रेहान भाई भी ये बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि लोगों के जहनों में, ये मैं सवाल अक्सर एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ, कि लोगों के जहन कैसे चेंज करेंगे, जबकि हमारा तो एक पूरा सेटअप बना के पढ़ना है इसलिए कि नौकरी अच्छी मिलेगी। कहीं पे कभी आपने ये सुना है कि आपने अच्छा पढ़ना है अच्छा बिजनेस कर लो? देखें, आप माशाल्लाह से इस एमबीए चीज के करते हैं, बारे कहीं पे में ऐसा सुना पाकिस्तान आजाद में चाय वाला जो कि है वो आप बोलता अच्छा है अक्सर। पढ़ेंगे तो अच्छा बिजनेस? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आजाद चाय वाला, अक्सर आपने सुना उसका, वो अक्सर ये वाली बात जो है वो बोल रहा होता है कि जी डिग्रियों में कुछ नहीं रखा और ऐसे और वैसे। तो उसकी बात से एग्री या डिसएग्री नहीं मैं करता, लेकिन एक चीज जो मैं कहता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे टीचर्स की। और अगर अब हम ये कहें कि जी वो टीचर्स हमें इस स्टेज पे नहीं लेके आए तो हम अब जीना छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये उनके ऊपर लाइबिलिटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने भाइयों को, बीइंग मुस्लिम और बाकी सारे मजहब भी, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ह्यूमैनिटी का जिक्र है, और जो बाकी बड़े बड़े मजहब है सारे, इन सब के अंदर ह्यूमैनिटी का जिक्र है। तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फेलोज को, अपने भाइयों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को गाइड करें और इस तरफ लेके आए। सही। अ, वो आप बात सही कह रहे हैं कि वो लेकर आए। अब टीचर्स कैसे आपको मोटिवेट करेंगे जब टीचर ने अभी खुद बिजनेस नहीं किया? यही बात जो ना मैं यहाँ पे कोट करना चाह रहा था कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का टीचर होता है ना, वो सिर्फ एक टीचर होता है, वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता। तो
एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे वो कुछ पैसों की जॉब जो टीचिंग वाली है उसको करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं होता। उसकी कोशिश होती है कि मैं अपना ये काम प्रोडक्टिव लगाऊँ और मैं जो है सोसाइटी की किसी तरीके से हेल्प कर लूँ, मैं सोसाइटी में जो है वो कुछ बेहतर कर जाऊँ, बनिस्बत इसके कि मैं अपने जैसे लोग तैयार करूँ और वो आगे जाके ये वाला काम करें मेरे वाला। तो बुढ़ापे में जाके उनको ख्याल आता है कि हमने ये वाला काम करना है। जैसे बिल गेट्स अभी स्टार्ट कर रहा है, ज़करबर्ग अभी स्टार्ट कर रहा है ये वाला काम कि जी एजुकेशन की तरफ जो है वो लोग आ रहे हैं कि इनको एजुकेट करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर्स की बनती है। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि जो फील्ड के लोग हैं उनको लेके आए इस तरफ और उनसे जो है वो 2 घंटे उधार मांगे कि आप आए और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है वो इस चीज के बारे में गाइड करें। और इस चीज की कमी देखते हुए ही जो मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको कहा कि मेरी ड्रीम जॉब है और मैं उसको जो है वो पाकिस्तान में करना चाहता हूँ, कि एक इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो उस तरह की चीज बनाई जाए जो लोगों को प्रॉपर गाइड करे, खासतौर पे यूथ को, कि वो आए और इस चीज की तरफ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, मार्केट में जॉब्स क्रिएट करें। सारी जिंदगी हमने हुकूमत की तरफ नहीं देखते रहना कि वो हमें जॉब्स क्रिएट करके दे और हम जाके वो नौकरियों में बैठे। एग्जैक्टली। ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, समझदार लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जॉब्स क्रिएट करें बनस्पत इसके के पढ़ लिख कर वो किसी एक जॉब को ऑक्यूपाई करके बैठ जाएं। बिल्कुल सही फरमाया आपने और बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही। आखिर में आपको एक मैसेज देना चाहें हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल जी, मैं अपनी यूथ को, अपनी ऑडियंस को जो है वो एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें, ज़ीरो से स्टार्ट लें। और जॉब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़कर बिल्कुल बैठ जाएं। आप अपना जो काम है पार्ट टाइम, सैटरडे संडे से 1-2 घंटे देने से, रोजाना जो है वो कुछ टाइम देने से, आप एक कुछ यूनिक सोचें, उसको मार्केट में लेके आएं। और बेशक वो काम आप खुद नहीं कर पा रहे जॉब की वजह से, अपने किसी सोसाइटी के भाई को उस काम के अंदर इन्वॉल्व करें, उसके साथ अपना आइडिया शेयर करें और उस भाई को जो है वो आप लेकर तो कंटिन्यू करें। और दूसरी चीज जो जॉब करते हुए लोग सोचते हैं कि जी मैं जॉब खत्म होने के बाद इस एज में जाकर इतने पैसे इकट्ठे होने के बाद मैं अपना ये वाला आइडिया इंप्लीमेंट करूंगा, तो उन लोगों के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि जो आज काम नहीं स्टार्ट कर सकता, कल किसने देखा है। तो इसी बात पे मेरा ख्याल है बात का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया मुकर्रर, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। बहुत कुछ बहुत आपके शुक्रिया बारे में भाई। जाना, आपकी लाइफ स्टोरी सुनी और फिर आपके जो एंटरप्रेन्योर के एक्सपीरियंस थे वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के एक्सपीरियंस से काफी कुछ देखा। थैंक यू, आपने थैंक सॉफ्टवेयर यू। हाउस स्टार्टअप लिया, देन आपने वो स्कूल डे केयर सेंटर वाला बताया। बड़ा अच्छे आइडियाज थे, बड़े अच्छे आइडियाज आपसे शेयर हुए। बहुत शुक्रिया आपका। आज का शो यहीं पे खत्म करेंगे इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी, कि ऐसे तमाम हजरात जिनकी अनकरीब शादी होने वाली हैं या फ्यूचर में जाके शादी होने वाली है, बराए करम शादी से पहले अपना और अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। अपना ख्याल सही रखिएगा। मुनीब, आपने अल्लाह आपने हाफिज, पब्लिक शब सर्विस बख्त। मैसेज जो है वो अच्छा दिया। बहुत और शुक्रिया। मुझे जो है वो इस तरह से फील हुआ कि आपने भी वही वाली छेड़ बोली है जैसे मेरी फ्रेंड्स कम्युनिटी और फैमिली कम्युनिटी में बोला जाता है, शादी कर लो अब। ये मेरा मैसेज हर इंटरव्यू के एंड में होता है, तो ये हम बिल्कुल शामिल मुनीब, करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आज का शो यहीं पे खत्म करेंगे। शब बख्त।